दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट प्राथमिक स्तर के लिए पर्यावरण के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। सीटेट एग्जाम में पर्यावरण से 30 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? ऑप्शन है, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह इसलिए बनाता है क्योंकि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। ठीक है, इसलिए शिक्षक बच्चों के समूह बनाता है। तो यहां पर केवल ए और बी आपका राइट आंसर है। सी और डी आपका राइट आंसर नहीं है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, यह गलत है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, यह भी आपका गलत है। ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना। तो देखिए दोस्तों, याद करना पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। याद करना आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है सीखने के लिए आकलन, सीसीई सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन। देखिए दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। यहाँ स्व आकलन का अर्थ है सीखने के समान आकलन, सीखने के समान आकलन। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? अधिविन्यास, लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीकी का प्रयोग होता है, अवलोकन तकनीकी का उपयोग होता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अन्य सभी पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण। चित्र पढ़ने के द्वारा बच्चों का अवलोकन व अभिलेखन क्षमता, अभिव्यक्ति क्षमता व विश्लेषण क्षमता, तीनों का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। ए, बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस जगह जो बांस या खरपतवार उग आता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। इसमें सही कथन कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सही कथन है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। केवल ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। झूम खेती दोस्तों आदिवासियों द्वारा प्रचलित खेती है जो कि पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कि नागालैंड, मेघालय में की जाती है। इस खेती में दोस्तों एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो यह दोस्तों जम्मू और कश्मीर का भाग है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। यह तांबे और टिन का मिश्रण है। यह एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। यह तांबे, जस्ता तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह तांबे और टिन का मिश्रण है। यह तांबे और टिन का मिश्रण है। कापर और टिन का मिश्रण है। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। इसका उपयोग बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में भी किया जाता है। कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो देखिए दोस्तों, यह केरल का प्रिय भोजन है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका केरल का प्रिय भोजन है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं काला और सफेद, बैगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा काला और सफेद। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कार्डों को चुनिए। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। यह दोस्तों बिल्कुल सही है। इसके साथ में केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। यह दोस्तों गलत है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। यह आपका सही है। और
केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सी, डी और ए आपका सही हो जाएगा। सी, डी और ए आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के उत्तर में। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? कोयला, डीजल, मोम, ग्रीस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, जबकि एलपीजी आपका हो गया, डीजल हो गया, मोम हो गया, कोलतार हो गया, ग्रीस हो गया, ये सभी पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, हमारे देश में होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, केरल, गुजरात। कर्नाटक, केरल और गुजरात। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, केरल और गुजरात। आप एक्स पर स्थित हैं, मान लेते हैं यहाँ एक्स है, यहाँ पर आप स्थित हैं, और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं, जो यक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। तो यक्स से पहले ए पर जाएंगे, यह उत्तर में है 30 मीटर की दूरी पर। अब इसके बाद फिर आप बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। तो ए के ठीक पश्चिम में चलेंगे 40 मीटर, ठीक है, और आप कहां पर पहुंचेंगे? बी पर पहुंचेंगे। इसके बाद क्या है, फिर आप सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। तो यहां से सी पर जाएंगे, यह 30 मीटर की दूरी पर है उत्तर दिशा में, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। तो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर चलेंगे और आप कहां पर पहुंचेंगे? आप वाई पर पहुंचेंगे, जो कि यह आपका विद्यालय होगा। ठीक है, वाई आपका विद्यालय होगा इस प्रश्न के अनुसार। आगे पूछा गया है, विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? अब यहां से विद्यालय से आपको देखना है, विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या होगी? तो यह सही दिशा दोस्तों दक्षिण पूर्व होगी। क्या होगी? दक्षिण पूर्व होगी। यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? औसत चाल का सूत्र होता है कुल चली गई दूरी बटा लगा कुल समय। तो यहाँ पर कुल चली गई दूरी 1140 किलोमीटर है। कितना है? 1140 किलोमीटर है। इसमें हम कुल समय से भाग करेंगे तो औसत चाल आपका आ जाएगा। अब कुल समय यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 9:45 से रेलगाड़ी चलती है, सुबह 9:45 से, और अगले दिन 7:15 सुबह 7:15 पर पहुंचती है। तो इसके बीच में कुल कितना समय होता है? इसके बीच में दोस्तों कुल समय आपका हो जाता है 21 घंटे और 30 मिनट। 21 घंटे 30 मिनट का समय लगता है।
तो यहाँ पर 21 घंटे 30 मिनट से इसमें हम भाग करेंगे, मतलब 21.3 से इसमें हम भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भाग करके आप लोग देखिए 1140 है, यहाँ पर 21.3 है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, और नीचे 213 हो जाएगा। अब 213 से 11,400 में भाग करेंगे, 11,400 में भाग करेंगे तो आपका लगभग दोस्तों 53 किलोमीटर आएगा। आप लोग भाग करके देखिए कितना आएगा, लगभग 53 किलोमीटर प्रति हावर आएगा, दशमलव में आएगा और यहाँ पर लगभग में लिखा जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। वह भूमि जिसकी बीमाएं 100 मीटर गुणे 100 मीटर है। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। देखिए दोस्तों, टिन वह भूमि है जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, इसे टिन खेती कहते हैं। यह दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में की जाती है और इस खेती का निर्णय दोस्तों लॉटरी निकाल कर होता है। जिसका नाम पहले निकलता है वह अपने सामर्थ्य के अनुसार एक टिन जमीन मांग लेता है और इस प्रकार गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए जमीन दी जाती है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? थिम्पू, काबुल, अबू धाबी, बर्लिन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी। रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, अबू धाबी में पाए जाते हैं। अबू धाबी शहर से थोड़ी दूर जाने पर दोस्तों चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देता है और अबू धाबी में कोई हरियाली नहीं है, ना ही कोई पेड़ पौधे हैं। अबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। ठीक है, केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। कुओं के सूखने के संभावित सही कारण क्या हैं, आपको यहाँ पर चुनना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला कारण है, जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है। यह एक संभावित कारण हो सकता है कुओं के सूखने का। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपका ए ऑप्शन सही है। इसके साथ में पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक गई है, यह भी संभावित कारण हो सकता है कुओं के सूखने का। और इसके साथ में भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं, यह भी दोस्तों कुएं के सूखने का संभावित कारण हो सकता है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी है, यह दोस्तों संभावित सही कारण नहीं है। यहाँ पर ए, बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और डी, ए, बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। समग्र रूप में देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि
इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। देखिए दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात की गई है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? काम और खेल, भोजन, आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा काम और खेल। वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को दोस्तों 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों परिवार एवं मित्र। पहला क्या है? परिवार एवं मित्र है। और दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है दोस्तों यात्रा और छठा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। यहाँ पर काम और खेल यह दोस्तों परिवार एवं मित्र की उप थीम है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, तो पहला ही सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, यह दोस्तों सही नहीं है और यही आपको बताना था। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, यह सही नहीं है। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की सक्रिय भागीदारी और पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। यहाँ पर ACD आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें दोस्तों बच्चों की सक्रिय भागीदारी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, यह दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना यह महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। ACD आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है कक्षा निदर्शन, किस्से कहानियां, पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा किस्से कहानियां। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से कहानियां हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों,
बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों? क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर किस्से कहानियां आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य क्या है? बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। यहाँ पर ए, बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत हैं या स्रोत नहीं है? यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, पहला। दूसरा, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, ठीक है। इसके साथ में यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यहाँ पर ए, बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, यह सही नहीं है, ठीक है। तो ए, बी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों सीटेट एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत पूछे जाते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।